कोलोरेक्टल कैंसर हमारे शरीर में होने वाला चौथा सबसे कॉमन कैंसर है, पर क्या आप मान सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल कैंसर है? ये तो अच्छी बात ये है। कैंसर ऐसा है जिसके अंदर आम तौर पे बिना जेनेटिक रिस्क फैक्टर होने के एक छोटा प्री कैंसरस स्टेज होता है जिसको पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप इज जस्ट लाइक एक छोटा सा मस्सा है किसी को, जो कोलोन की अंदरूनी लाइनिंग से शुरू होता है। तो अगर हम कोलोनोस्कोपी के वक्त कर लें और इस पॉलिप को निकाल दें जी, तो कैंसर प्रिवेंट हो रहा है। ये तो बहुत तो अच्छी बात है। कोलोनोस्कोपी एक जांच है जो हम मोशन के रास्ते दूरबीन डालकर अंदर देखते हैं, जिसके अंदर जो कोलोन की रेक्टम की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, जो सबसे अंदरूनी लाइनिंग है, जिस पे से कैंसर अराइज करते हैं, उसे देखा जाता है। बहुत बार पेशेंट्स इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि एप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं होता, उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया, उनका सीटी कराया गया। समझने की चीज़ है, अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही वेग इन्वेस्टिगेशन है बड़ी आंत की बीमारी देखने के लिए। सीटी स्कैन में भी कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर तभी पकड़ा जाएगा जब हायर स्टेज होगा। कोलोनोस्कोपी जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो अर्लीस्ट स्टेज में ना सिर्फ कैंसर को पकड़ेगा, बट उससे पहले वाली स्टेज के प्री कैंसरस स्टेज को, पॉलिप को भी पकड़ेगा, और उसमें इंटरवेंशन का भी स्कोप है जिसमें कि पॉलिप निकाला जा सकता है। सम टाइम्स अगर ऐसा है कभी कभी कि पॉलिप में एक छोटा सा पार्ट में कैंसर है और आपने सिर्फ पॉलिप को, उस पूरे पार्ट को पूरा निकाल दिया है कोलोनोस्कोपी में, जिसकी आजकल टेक्निक्स आ गई हैं, तो आप कैंसर की फर्दर कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने दो मेजर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमारे साथ शेयर की। पहले तो पाइल्स को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो उसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपने बता दिया कि आप कैसे डिफरेंशिएट खुद भी कर सकते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा है आपको, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और कभी कभी क्या होगा इसमें, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक सेकंड ओपिनियन का भी हो जाता है। कि आपको एक जगह आपने दिखाया, आपको आराम नहीं आया है, आप एक बार सेकंड जगह जाइए। बहुत बार तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट अगर सेम डॉक्टर को भी दोबारा जाके अपनी तकलीफ बताएगा ना, कि डॉक्टर साहब मैंने 3 महीने पहले भी दवाई ली थी, आपने बताया था मैंने दवाई ली, पर मुझे खास आराम नहीं आया है, कुछ और टेस्ट करने की ज़रूरत है क्या, तो अपने आप फोर्थकमिंग होंगे, वो अपने आप सोचकर गाइड करेंगे कि नहीं ये जांच करना चाहिए। जी जी, और अच्छी बात ये कि आप बता रहे हैं कि टाइम भी होता है हमारे पास, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर जाएगा। एब्सोल्युटली, मोस्ट पेशेंट्स में काफ़ी वक्त हमारे पास डायग्नोसिस बनाने के लिए और इंटरवेंशन करने के लिए भी रहता है। जी, अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करें, क्योंकि आपने बताया कि महिलाओं में कहीं ना कहीं ब्लड की कमी हो सकती है, तो दोनों में से किस में ज़्यादा पाया जाता है ये कैंसर? अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें, मेल फीमेल्स में ऑलमोस्ट बराबर सा ही कोलोरेक्टल कैंसर का प्रीडिस्पोजिशन है। अनफॉर्चुनेटली जो हम इंडिया में देखते हैं कि वो मेल्स जो हैं ज़्यादा सिम्टम्स लेकर आगे आ जाते हैं जल्दी। फीमेल्स में बहुत बार इससे रिलेटेड, अगर किसी को मोशन में ब्लड आ रहा है तो उस तकलीफ को लेके बड़ा ही मेंटल ब्लॉक रहता है। शायद थोड़ा शेम का भी एलिमेंट, शर्म का भी एलिमेंट रहता है, वो आगे बढ़कर अपने लक्षण नहीं बताती हैं और उसकी जांच के लिए थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है। तो उसकी वजह से जो देखते हैं हम काफ़ी बार महिलाओं में, फीमेल्स में जो इसका डायग्नोसिस होता है वो काफ़ी बार लेट हो रहा होता है। और भी तो अदरवाइज अगर हम कैंसर का इंसिडेंस देखेंगे तो मोटा मोटा बराबर है, थोड़ा बहुत मेल्स में शायद ज़्यादा भी होगा, बट अदरवाइज जो लेटर डायग्नोसिस फीमेल्स में ज़्यादा देखने में आता है। जी बिल्कुल, आगे हम इलाज पे भी बात करना चाहेंगे, साथ ही कौन से डायग्नोसिस का सही तरीका क्या है, लेकिन अगर आप पहले हमारे दर्शकों को ये बता पाएँ कि प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा तो यही अगर हम प्रिवेंट कर पाएँ तो जैसे हमने बताया कि कोलोरेक्टल कैंसर में कैंसर से पहले एक पॉलिप की स्टेज रहती है और वो सिम्टोमेटिक हो भी सकती है, पर ज़्यादातर पेशेंट्स में नहीं होती है। प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, फास्ट फूड अवॉइड करना, बहुत अधिक रेड मीट्स अवॉइड करना, बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन नहीं करना। टोबैको स्मोकिंग से ऐसे पर से कोलोरेक्टल कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जनरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट किया जाए, स्मोकिंग टोबैको अवॉइड किया जाए तो वो जनरली अच्छा है। इसके बाद अगर हम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ पे आते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि किसी व्यक्ति की फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है तो उससे 10 साल पहले उसको स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी स्टार्ट करना है। वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे यूरोप में, अमेरिकाज़ में 45 साल की उम्र के ऊपर हर व्यक्ति की कोलोनोस्कोपी, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की रिकमेंडेशन गाइडलाइन है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे परिवार में उसके कैंसर रहा है चाहे नहीं रहा है, चाहे उसे कोई लक्षण है चाहे उसे कोई लक्षण नहीं है, उसकी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए। इंडिया की अगर बात करें, हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स यूएस से ज़्यादा हैं, बट परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से फॉर्चुनेटली अभी कम है, तो रूटीन स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन है जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट खुद को
जिसको एक बार कोलोरेक्टल कैंसर हो, बहुत बार क्या होता है पेशेंट 5 साल तक फॉलोअप करता है बराबर से, ब्लड टेस्ट भी कराएगा, CT स्कैन, PET स्कैन भी कराएगा, लेकिन 5 साल के बाद ये बात सब भूल जाते हैं कि एक पॉलिप से कैंसर अराइज करता है, इस व्यक्ति को दोबारा पॉलिप बन सकता है। तो उस जो पेशेंट जिसका कैंसर का इलाज हुआ है, बाकी सब टेस्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन कोलोनोस्कोपी का टेस्ट 3 से 5 साल में, और जिसको जेनेटिक रिस्क फैक्टर है उसमें शायद कभी कभी हर साल भी कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत हो सकती है। जी, तो ये तो आपने प्रिवेंशन भी बता दिया, डायग्नोसिस बता दिया। अब अगर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो इलाज क्या क्या, सर्जरी के अलावा भी कुछ कोई और पॉसिबिलिटी है या फिर सर्जरी ही? जैसे हमने बात किया कि बहुत ही अर्ली अगर हमने कैंसर पकड़ा है, जैसे पॉलिप में कैंसर पकड़ा है, तो आपने कोलोनोस्कोपी में ही पॉलिप को अगर निकाल दिया तो आपने कैंसर का इलाज शायद पूरा कर दिया। अगर बीमारी और कहीं नहीं है तो कैंसर का बस इतना ही इलाज था, और उसके बाद कुछ कोई रेडिएशन, उसके बाद कोई रेडिएशन करने की जरूरत नहीं भी हो सकती है, कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, कुछ की जरूरत नहीं भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो मैं तो सर्जन हूँ, जैसे मैंने शुरू में आपने भी बताया और हमें पता है। तो जब हमारे पास बहुत बार होता है पेशेंट सर्जरी के लिए ही आता है और हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें लगता है शायद इसका कोलोनोस्कोपी से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कलीग्स जो कोलोनोस्कोपी करते हैं उनके पास भेजते हैं, वो कोलोनोस्कोपी करते हैं। बहुत बार पेशेंट्स का आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरत होती है, तो वो पेशेंट फॉलोअप में कोलोनोस्कोपी होगा और कुछ टेस्ट MRI वगैरह अगर ज़रूरत होगी तो वो भी कराए जाएंगे, बट उसके अलावा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे स्टेज पे बढ़ते हैं तो जो हम कोलोरेक्टल कैंसर की अगर बात करते हैं तो कोलॉन और रेक्टम के कैंसर्स को अलग अलग माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए। उसके कुछ मेडिकल कारण हैं, जिसके अंदर रेक्टम एक कन्फाइंड स्पेस में होता है, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी में कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी वजह से उसका इलाज में रेडिएशन का एक बहुत अहम रोल आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स, वजाइना, ब्लैडर, आसपास की पेल्विक साइड वॉल, जो ब्लड सप्लाई ब्लड टांग में लेकर जा रही हैं वो नसें आ जाती हैं, तो उसमें सर्जिकल मार्जिन को एक्सटेंड करने का बहुत स्कोप नहीं रहता है। कोलॉन की अगर बात करते हैं तो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3, स्टेज 1 और 2 वो होती है जहाँ पे जो कैंसर है वो सिर्फ कोलॉन या रेक्टम की वॉल तक कन्फाइंड है। स्टेज 3 जिसमें वो थोड़ा बढ़ के आगे लिम्फ नोड्स में गया, और स्टेज 4 फैला हुआ कैंसर माना जाता है। स्टेज 1 to 3 कोलॉन कैंसर में सर्जरी का एक बहुत अहम रोल रहता है। स्टेज 4 के कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में भी सर्जरी का रोल रहता है। स्टेज 4 एडवांस डिजीज़ में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का रोल रहता है। तो अगर हम कोलॉन कैंसर की बात करें तो कोलॉन कैंसर में सर्जरी के बिना इस बीमारी को क्योर करने का स्थिति सिर्फ बहुत अर्ली स्टेज पॉलिप वाली में रहता है, या फिर कभी कभी कुछ पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे होंगे जो क्योर से परे हैं, यानी कि उन्हें स्टेज 4 में भी फैली हुई डिजीज़ है जहां पर कि सर्जरी का बहुत लिमिटेड रोल रहेगा। कभी कभी पेशेंट को सिम्टम्स हैं उस कोलॉन के प्राइमरी ट्यूमर से रिलेटेड, तो हो सकता है। हम रेक्टल कैंसर पर आते हैं। रेक्टल कैंसर में शुरुआत के जैसे बात की, वहाँ कोलोनोस्कोपी का रोल हो सकता है। कभी कभी कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में सिर्फ कीमो रेडिएशन से भी इलाज किया जा सकता है। अगर हम रेक्टल कैंसर की स्टेज 1 और की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सर्जरी का रोल रहता है। स्टेज 2 में कभी कभी रेडिएशन अवॉइड की जा सकती है, बट ज़्यादातर पेशेंट्स में स्टेज 2 और 3 में पहले कुछ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दिया जाता है और उसके बाद सर्जरी किया जा सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिकल साइंस ने ये समझा है कि कुछ पेशेंट स्टेज 2-3 के होते हैं, उनके अंदर जब हम कीमो रेडियोथेरेपी देते हो तो ट्यूमर कभी कभी पूरा गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। उसमें ये देखा गया है कि 40 to 75% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर बीमारी ख़त्म भी हो सकती है और बीमारी बच भी सकती है। बट शुरुआत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बीच में भी जब कुछ नहीं दिख रहा है तो ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर बीमारी कहीं छुपी होती है, और वो समय के साथ आगे जब बढ़ती है तो उसको इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सर्जरी का एक काफ़ी डोमिनेंट रोल रहता है। सेलेक्टेड पेशेंट्स में वॉच एंड वेट करके एक ट्रेंड है जिसको किया भी जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो वॉच एंड वेट पे हैं वो हैं भी, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कि वॉच एंड वेट पर डिजीज़ बढ़ा तो जब तक इलाज करने की बारी है बीमारी बढ़ गई, क्योंकि पेशेंट को वॉच एंड वेट पे बहुत ही ज़्यादा रेगुलर फॉलोअप का ज़रूरत है। तो जैसे समराइज़ करने की अगर मैं कोशिश करूँ आपकी, बहुत अर्ली स्टेज कैंसर में बिना सर्जरी इलाज हो सकता है। बहुत एडवांस स्टेज 4B कैंसर है तो वहाँ पर हमारा सर्जरी का रोल लिमिटेड हो जाता है। रेक्टल कैंसर के कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स को हम सिर्फ कीमो रेडियोथेरेपी से ट्रीट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पे पेशेंट जिनका हमें ऐसा लगता है बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, सर्जिकल रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो उन पेशेंट्स में भी कीमो रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है।